4 टैंक उन्होंने कब देखे? उनका कहना था कि वो कैलाश रेंज पर चढ़ गए टैंक। कोई टैंक कैलाश रेंज पर चढ़ सकता है लॉजिकली? मुझे तो पूरा पता है क्योंकि मैं तो उस जगह रह चुका हूं। एक काम करिए ना, सैटेलाइट फोटोग्राफ निकलवा लीजिए उस समय की, ना 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 राहुल गांधी की ना मेरी। अगर वहां पर 4 टैंक आ गए, मैं आपके शो पर कान पकड़ के माफी मांगूंगा, नाक रगड़ कर राहुल गांधी से माफी मांगूंगा। इससे बड़ी बात और नहीं कर सकता मैं। मेरी फौज के बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। राहुल गांधी इन सब के बाद एक बात और कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये आदेश दिया कि आपको जो भी करना है वो कर लीजिए, सब कुछ सेना पर छोड़ दिया। गलत। नरवाने की किताब में अगर ये लिखा हुआ हो तो आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए, मैं पेंशन लेनी बंद कर दूंगा। और बोलिए। नहीं, ये चीज राहुल गांधी ने बोली है। अब किसने बोला? किताब में से देखकर बोल रहे हैं, जो मैगजीन के कोट्स लाए थे उसमें से बोल रहे हैं। जी। अब आप बिल्कुल ठीक आ गए। वो उस आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल किसने लिखा? आर्टिकल किसने लिखा? नरवाने सर ने थोड़ी ना लिखा। जी नहीं, वो उसकी एक इंटरप्रिटेशन थी। और बाय द वे, मैं अगेन एकदम क्लैरिटी के साथ आपको बता सकता हूं, ये जो आप बोल रहे हैं उचित कार्रवाई वाली बात, ये राजनाथ जी ने एज अ डिफेंस मिनिस्टर कही थी। राहुल गांधी संसद से बाहर निकले, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि भयंकर प्रेशर में है मोदी सरकार। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में है तो इसका मतलब है मेरी सरकार प्रेशर में है, मेरा देश प्रेशर में, मेरी आर्मी भी प्रेशर में। और अगर इस प्रेशर का ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब है इस प्रेशर में, तो भगवान करे ये प्रेशर रहे, क्योंकि जब इतना प्रेशर है घबराने का, तब हम ऑपरेशन सिंदूर कर पाते हैं। 314 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमारी मिसाइल जाकर उस कंट्री में मारेगी। तो मैं तो चाहूंगा रोजाना ये प्रेशर मेरे पर रहे, मैं 300 के बजाय 400 पे मारूंगा अगले बार। नमस्कार, न्यूज टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। आप सभी को पता है 2 दिन संसद चली। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को रखा, चाहे वो अनप्रकाशित पुस्तक हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा हो। लेकिन उनका आरोप ये है कि 56 इंच वाली जो सरकार है उसने उनको बोलने नहीं दिया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने उनको जो है बोलने से रोका। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ शैलेंद्र सिंह जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट से हैं और रिटायर्ड भी हैं, और इनके अनुभव से जानेंगे जिस तरीके से वो अनप्रकाशित पुस्तक को लेकर के जो है संसद में आए, कई मुद्दों को उठाया, उन तमाम चीज़ों को लेकर के इनका पर्सनल ओपिनियन क्या है, और जिस तरीके से लद्दाख में इनकी पोस्टिंग थी उस समय इनका क्या एक्सपीरियंस था। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि लद्दाख में जो है टैंक चले गए थे, बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी चल रही हैं, आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप लद्दाख की बात कर रहे हैं और अगर ऐसा आपको राहुल गांधी से सुनने में मिल रहा है, तो लद्दाख शुड हैव बीन लॉस्ट। वो तो हमें लूज कर देना चाहिए था जब कुछ कर ही नहीं पाए। चीन ने इतनी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी तो वो तो जीत जानी चाहिए थी। पेंगोंग त्सो उनके पास होना चाहिए था, डीबीओ उनके पास होना चाहिए था, डेप्सांग उनके पास होना चाहिए था, गलवान उन्हीं के कब्जे में आ जाना चाहिए था, कैलाश रेंज पूरा का पूरा उनके पास होना चाहिए था। तो ये सब मेरे पास क्यों है? अगर फौज कुछ नहीं कर पाई तो हमारे पास तो होना ही नहीं चाहिए। कल वो वहां तक अगर आ सकते थे तो आज वो दिल्ली पर भी आ सकते थे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूं कि ये किसी के लिए भी कहना गलत होगा, इंसल्ट होगी, या मैं कहूँगा इररिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो कोई पॉलिटिशियन इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि वहाँ कुछ नहीं कर पाए। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मेरा जीना हराम है। एज अ फौजी मुझे जीने का हक ही नहीं है अगर वहाँ हम कुछ नहीं कर पाए। देखने के लिए आंखें चाहिए। और पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को दिखा कैसे कि वहाँ कुछ नहीं हुआ? मतलब क्या क्या दिखा आपको? कौन था वहाँ प्रेजेंट? आप प्रेजेंट थे मिस्टर राहुल गांधी, या मैं प्रेजेंट था? आपको किसने कहा? आपके पास क्या प्रूफ है कि वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए हम? उनका कहना यह है कि 2020 में लद्दाख के अंदर चीनी टैंक घुस गए थे, 4 की संख्या थी और भारतीय सेना कुछ नहीं कर पाई थी उस समय, कोई, क्योंकि 56 इंच की सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया था। मैं ये बात मान लेता हूँ, चलिए आप पॉलिटिशियन हैं, आपको अलाउड है कुछ भी कहना। 4 टैंक उन्होंने कब देखे? मेरे को प्रूफ की बात चल रही है ना।
तो मुझे वो 4 टैंक बताइए, आपने 4 टैंक कहाँ देखे? मैं गारंटी से कहता हूं 4 से ज्यादा टैंक थे। और बोलिए, आपको सिर्फ 4 ही टैंक दिखाई दिए? 4 टैंक मींस 1 ट्रुप, एक ट्रुप की बात। वहां एक स्क्वाड्रन आया हुआ था, वहां एक रेजिमेंट आई हुई थी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसने कुछ देखा ही नहीं वो कैसे बोल देगा कि वो 4 टैंक आए थे? और 4 टैंक कहाँ आए थे? अगर आप, मैं बाई चांस, हालांकि मैं पॉलिटिकल चीज़ें देखता कम हूँ, बट बाई चांस उस दिन मैं ये डिबेट जो हो रही थी पार्लियामेंट में, उसको मैंने देखा और उनका कहना था कि वो कैलाश रेंज पर चढ़ गए टैंक। कोई टैंक कैलाश रेंज पर चढ़ सकता है लॉजिकली? बोल, मैं आ रहा हूँ। वो जो, देखिए मुझे तो पूरा पता है क्योंकि मैं तो उस जगह रह चुका हूँ। मुझे मालूम है कहाँ है स्पंगुर गैप, कहाँ है कैलाश रेंज, कहाँ है ब्लैक टॉप, कहाँ पर क्या है। अगर मैं ये नाम देने शुरू करूं तो मेरे ख्याल राहुल गांधी ने तो ये नाम सुने भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा एनालिसिस करने की कोशिश करी जाए, हुआ क्या था? हुआ ये था कि यस, चाइनीज आर्मी अपने जो उनके एरियाज हैं, स्पेसिफाइड एरिया, उनसे आगे आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे सीने पर चढ़कर आई थी। ये वो वाले इलाके थे जो नो मैन्स लैंड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर एक बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, अगर पेंगोंग त्सो लेक, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, पेंगोंग त्सो लेक में मैं, इंडिया, फिंगर नंबर 3 पर हैं। फिंगर कहाँ से बनती है? फिंगर उसके उल्टे हाथ पर अगर देखें, सिरजाप रेंज है। सिरजाप रेंज से 8 फिंगर आकर 8 नीचे को पहाड़ियाँ आती हुई पेंगोंग त्सो लेक के अंदर मिलती हैं। 1 नंबर की फिंगर मेरे तरफ है, 8वें नंबर की फिंगर पाकिस्तान की तरफ, ओ सॉरी, चाइना की तरफ। उसके बाद उनकी एक रोड हेड आती है जिसको वो बोलते हैं सिरजाप 1, सिरजाप 2। ट्रेडिशनली, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब हम वहाँ 92 और 93 में थे, हमें पेट्रोलिंग अलाउड थी कि हम जाते थे फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर कर वापस आ जाते थे। हम वहाँ रुकते नहीं थे, हम अपने वापस फिंगर नंबर 3 पर आते थे। वो लोग भी फिंगर नंबर 4 तक आते थे, क्योंकि 3 के ऊपर तो हम बैठे हुए हैं। वो 4 तक आते थे और वो वापस चले जाते थे। बड़ा सिंपल सा ड्रिल था। इस बार जो हुआ कि यस, वो 5 नंबर की फिंगर पर आए और वहां बैठ गए, बट दैट डजंट मीन कि वो मेरे द्वारा ऑक्यूपाइड थी। फिजिकली वो मेरे पोजेशन में नहीं थी, लेकिन उनका आना जाना वहां तक था, उनका रहना वहां बिल्कुल अलाउड नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनको प्रूव करना होगा, तो वो एक बुक के जो कोड्स हैं उनको लेकर के आए हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की बुक को लेकर के आए हैं, जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। उनका आरोप कैसे बनी? अब आप बताइए मुझे। हाँ। अगर कोई चीज बुक के तौर पर पब्लिश हुई ही नहीं तो वो बुक बनी कैसे? नरवाने साहब की स्टेटमेंट इस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना आपकी, ना मेरी, ना राहुल गांधी की। राहुल गांधी कैन कीप डूइंग पॉलिटिक्स, बट जनरल नरवाने अपनी किताब के बारे में तो ठीक ही बात कहेंगे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मुझे पेंगुइन वालों ने बोला था कि एक किताब लिखने की कोशिश कीजिए और हमें दीजिए। बोले मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी बनाकर उनको पकड़ा दी। अब वो उसको बुक के तौर पर पब्लिश नहीं कर पाए, ये उनका और सरकार का मामला है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं ना कि 2 सालों से इस बुक को पब्लिश ही नहीं करने दे रही है गवर्नमेंट। ये पेंगुइन का प्रॉब्लम है, जनरल नरवाने का प्रॉब्लम नहीं है। जनरल नरवाने का कंधा क्यों पकड़ रहे हैं? चाहे कोई भी हो, जनरल नरवाने अपनी किताब के लिए खुद बोलेंगे या राहुल गांधी को हायर करेंगे? लेकिन इतने दिन हो गए, जैसे 2-3 दिन का समय बीत चुका है, नरवाने साहब खुद आकर के कुछ नहीं कह रहे इस बात पर। क्यों कहें? वो कह चुके हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड। दोबारा क्लियर नहीं करेंगे? क्यों करेंगे क्लियर? मंद बुद्धि है हम लोग क्या, जो उनको बार बार बुलवाएं? हमारे समझ नहीं आती कि एक जनरल क्या बोल रहा है। जनरल क्लियरली बोल चुका है, आज नहीं, जब उसकी किताब उसने दी थी, कि मैंने वो किताब, और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था, मैं गया था, किताब जनरल बिपिन रावत की इनॉग्रेट हो रही थी, पेंगुइन वाले कर रहे थे उसे पब्लिश, तो पेंगुइन वालों ने मेरे से बोला कि सर आप भी कर दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मेरी किताब थोड़ी ना आप पब्लिश करोगे। तो उन्होंने नहीं सर आप दीजिए, हम करेंगे। बोले इसलिए मैंने वो किताब अपने तरफ से मेमोर्स के तौर पर लिखी और मैंने उनको दे दी। अब उसके आगे की जो ड्रिल है, परमिशंस की ड्रिल, अब तो ये तो वो वाली बात हो गई। चलिए कल परमिशन हो जाती है, अगर पेंगुइन उसे किताब के तौर पर पब्लिश नहीं करता, अब किसकी गलती है?
देखिए, मैच्योरिटी के साथ समझना चाहिए, जनरल नरवाने हैज नो मोर रोल टू प्ले। उन्होंने अपनी याददाश्त के हिसाब से, अपनी मेमोर्स के हिसाब से वो चीज़ों को असेंबल कर कर एक फॉर्मेट में पकड़ा दिया। अब ये पब्लिशर और सरकार के बीच में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें वो अपना रोल रख ही नहीं रहे। जब जनरल नरवाने ही नहीं रख रहे अपना रोल, तो आप और मैं कौन होते हैं उस किताब के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। बट फिर भी मैं जिम्मेदारी से मानता हूँ, किसी भी तरह की किताब हमारी कंट्री में पब्लिश हो जानी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल हो जानी चाहिए, टोटल फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई भी किताब अगर लिखता है, कोई भी किताब पब्लिश करता है, उसको गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए। मैं गनर हूँ, गोला दागना मेरा जिंदगी भर काम रहा है। जब आर्टिलरी गोला दागती है ना, उस इलाके का 1 किलोमीटर का इलाका हिलता है। आपने कभी गोला अपने तरफ आते देखा नहीं है, मैंने सहा है, इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूँ कि पैर के नीचे की जमीन हिलती है। हम अपने प्रैक्टिस में भी 18 गोले इकट्ठे दागते हैं जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये तो लड़ाई की बात चल रही है। देखिए, मैच्योरिटी के साथ समझना ये पड़ेगा, यस देयर वाज अ इनकर्शन, चाइनीज हमारे इलाके के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और अब अगर आप स्पेसिफिक कैलाश रेंज का, तो कैलाश रेंज एक अपने आप में सेपरेट ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन में चाइना से पूछ लीजिए, राहुल गांधी से पूछ लीजिए, आप अपना खुद का लॉजिक लगा लीजिए। अगर हम कैलाश रेंज की लड़ाई हारे होते तो कैलाश रेंज हमारे पास होता? क्या वो चाइना की सेना 10 टैंक लेकर जो आई थी, वो 10 टैंक वहां रुकते या हमारे ऊपर आते या वापस चले गए? वो वापस क्यों चले गए? पेंगैंगसो से कंप्लीट विड्रॉल क्यों हो गया? लॉजिक देखिए ना, क्योंकि कैलाश रेंज एक अकेला ऐसा रेंज है जो उस एरिया का सबसे डोमिनेटिंग हाइट है। लड़ाई इस बात की चली थी कि क्या कैलाश रेंज के ऊपर कब्जा चाइनीज, ना उनका था ना हमारा था, बाय द वे, उनका भी कब्जा वहां नहीं था और हमारा भी कब्जा वहां नहीं था। वो टॉप्स जो है 6000 मीटर के टॉप्स हैं, 6000 मीटर इज अनलिवेबल, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर 29-30 अगस्त, उस दिन जो ऑपरेशन था, उसको बड़े छोटे शब्दों में अगर मैं डालूं, उन्होंने अपनी साइड से चढ़ना शुरू किया था कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे। हमने अपनी साइड से किया था। मैं तेजी से पहुंच गया, तुम रह गए, तुम्हें वापस जाना पड़ा, तुम्हें पेंगैंगसो से हटना पड़ा, तुम्हें उस पूरे के पूरे स्पंगुर गैप को मेरे डोमिनेशन में लेना पड़ा। तुम्हें माल्डो गैरिजन जो चाइना का है वो टोटली कंप्रोमाइज हो गया, क्योंकि अब मैं ऐसे देख रहा था माल्डो को। आपने अपनी आंखों से मेरा तो पहले देखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। लड़ाई के दौरान मैं वहाँ नहीं था, मैं 92-93 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, हेलमेट पर पहुँच जाते हैं, बम पर पहुँच जाते हैं, ब्लैक टॉप पर पहुँच जाते हैं, एक और उनकी जो 6000 वाली हाइट है, विच इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग हाइट, उससे बढ़कर मेरे को एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, सम मुखी नाम से है वो जो उस टॉप का नाम। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो मोल्डो गैरिजन आपको एक ग्राउंड की तरह दिखाई देता है सामने, और मोल्डो गैरिजन उनका खास बेस है जहाँ पर वो हैं। ये मोल्डो गैरिजन की ही पूरी लड़ाई है जिसको हम कह सकते हैं। सो अगर मोल्डो गैरिजन को मैं देख पाता हूँ, तो ये जो सामने आके मेरे टैंक और डिप्लॉयमेंट उन्होंने करी थी, दे वर यूजलेस। मतलब बोलते हैं ना, मेरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, सिवाय सुसाइड करने के और कहीं कोई उसमें सेंसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं आपको ऊपर से देख रहा हूँ, मेरे पीछे जो मेरी आर्टिलरी लगी हुई है वो आपके ऊपर डायरेक्ट फायर कर सकती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दे हैड टू विड्रॉ, और यहाँ से नहीं, पेंगैंगसो लेक के नॉर्थन साइड में भी, दूसरी छोर पर भी जो फिंगर नंबर 5 पर आए हुए थे, उन्हें वहाँ से भी विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ भी देख रहा था। तो क्या कौन जीता कौन हारा? 4 टैंक आपने सुन लिए कहीं से। एक काम करिए ना, सैटेलाइट फोटोग्राफ निकलवा लीजिए उस समय की, ना राहुल गांधी की ना मेरी। अगर वहां पर 4 टैंक आ गए, मैं आपके शो पर कान पकड़ के माफी मांगूंगा, नाक रगड़ कर राहुल गांधी से माफी मांगूंगा। इससे बड़ी बात और नहीं कर सकता मैं। मेरी फौज के बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि जब मैं कर रहा था उस समय जो मुझे दिख रहा था, एक बात बताओ ना, कैलाश रेंज से मैंने बाहर देखा हुआ है, उस समय हमारा एडवेंचर था।
इस समय लड़ाई थी। ये तो आप मानेंगी कि एडवेंचर के तौर पर तो आप हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो आपकी आंखें नहीं खुली होती, आपकी चारों आंखें खुली होती हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा मानूंगा कि मेरे जो फौज वहाँ पर गई थी, मैं तो विकास बोल भी सकता हूँ, उसने मेरे से ज़्यादा देखा होगा। लेकिन राहुल गांधी इन सब के बाद एक बात और कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये आदेश दिया कि आपको जो भी करना है वो कर लीजिए, सब कुछ सेना पर छोड़ दिया। गलत। नरवाने की किताब में अगर ये लिखा हुआ हो तो आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए, मैं पेंशन लेनी बंद कर दूंगा। और बोलिए। नहीं, ये चीज राहुल गांधी ने बोली मैं है। बताता अब हूं किसने बोला। किताब में से देखकर बोल रहे हैं, जो मैगजीन के कोट्स लाए थे उसमें से बोल रहे जी हैं। जी जी, अब आप बिल्कुल ठीक आ गए। वो उस आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल किसने लिखा? आर्टिकल किसने लिखा? नरवाने सर ने थोड़ी ना लिखा। जी नहीं, जी नहीं, वो उसकी एक इंटरप्रिटेशन थी। और बाय द वे, मैं अगेन एकदम क्लैरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं उचित कार्रवाई वाली बात, ये राजनाथ जी ने एज अ डिफेंस मिनिस्टर कही थी। मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा हुआ है, मैंने भी वो किताब का एक्सपर्ट पढ़े हुए हैं जहाँ पर जब वो कंट्रोवर्सी में आए थे। और एक बात बताइए, ये तो कंट्रोवर्सी 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है। तो किताब वाली जो कंट्रोवर्सी है आपको आज अब याद आई? आर यू नॉट पॉलिटिसाइजिंग? भाई अगर आपको वो 4 टैंक दिखे थे और आपको लगा था मिस्टर गांधी कि एज अ ऑपोजिशन लीडर देश के लिए जज्बा है आपका, एडमायर करता हूं, उस समय क्यों नहीं बोले? देखिए, जब भी वो इन मुद्दों को उठाते हैं ना, तो जो सत्ताधारी जो पार्टी है वो उनको बोलने का मौका ही नहीं देती। आप देख लीजिए, 2 दिन से बोलने की कोशिश करते हैं, खड़े ही होते हैं तो किरण रिजिजू खड़े हो जाते हैं कि नहीं बोलने देंगे। मैंने ये देखा हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ। किरण रिजिजू ने क्या बोला? मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सिर्फ वो बोलूंगा जो मैंने सुना लाइव, जो मैंने लाइव सुना। रिजिजू साहब ने सिर्फ एक लाइन बोली कि इस बोलने पर स्पीकर साहब ने, ओम बिरला साहब ने व्यवस्था बना दी है, और व्यवस्था बनाने की डिक्लेरेशन मैंने सुनी है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है विद इन दी क्लॉज ऑफ आर्टिकल सो एंड सो, सो एंड सो। मैं आर्टिकल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरा इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा। तो रिजिजू साहब ने क्या गलत कहा कि जी अगर एक बार स्पीकर ने ओवर रूल कर दिया तो आप उसी टॉपिक को क्यों ला रहे हैं, एज फार एज रिजिजू साहब इज कंसर्न। मैंने वो भी सुन लिया जहां राजनाथ साहब ने कहा कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस किताब को ये कोट कर रहे हैं वो किताब कहां है, क्या वो किताब के रूप में है या नहीं है। किताब में रूपने का मतलब यही होता है कि पब्लिश हुई है तभी तो किताब है ना। भाई बड़ी लॉजिकल सी बात कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, गलत करने की बात नहीं चल रही है, बात करेक्टनेस की हो रही है। करेक्टनेस में वो किताब तो है ही नहीं ना। तब उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा अच्छा चलिए जी मैं किताब छोड़ देता हूं, ये भी उन्होंने बोला। बोले मैं आर्टिकल कोट करता हूं। तो उसके ऊपर भी मैंने सुन लिया, और ये अब मेरा स्टैंड भी है। क्या हर आर्टिकल जो किसी एक लीडर के बारे में लिखा जाए, देश के बारे में लिखा जाए, वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा? होना चाहिए ना उनके हिसाब से। नहीं होना चाहिए ना। अब ये बड़ी सीरियस बात आ गई है। तो एक फोटोग्राफ मैंने भी देखा, एक न्यूज़ मैंने भी पढ़ी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना जाकर कुछ एग्रीमेंट कर आए थे। ये भी कंट्रोवर्सी तो हुई थी। अगर हुई थी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलती है। पार्लियामेंट अगर हर आर्टिकल, मैं आपके बारे में आर्टिकल लिख दूं, आप इसके बारे में लिख दो, वो मेरे बारे में लिख दे, अब यहाँ आर्टिकल डिस्कस होते रहेंगे। मैं लिख देता हूँ आज सवेरे, चलिए आपको मैं एक व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ अपना आर्टिकल कि राहुल गांधी XYZ है या प्राइम मिनिस्टर XYZ है। आप उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट अपने तरीके से चलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर उनको अभी भी लगता है कि पार्लियामेंट ने उनके साथ जाति करी, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट मीन्स द स्पीकर, प्लीज गो टू द कोर्ट। लेकिन उनको तो सस्पेंड कर दिया है ना। नहीं, वो तो करने, क्योंकि आप अगर इंस्टिगेट करेंगे, लोगों को ऐसे ऐसे कर करेंगे कि जी बोलो, तो हु इज द लीडर, हु इज द चीयर लीडर। तो चीयर लीडर के खिलाफ एक्शन लेना ये मेरा काम नहीं है, ये फिर पार्लियामेंट का काम है। और पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ना मेरा काम नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर्स का काम है। आपके मेंबर्स उसे लड़िए, अपने तरीके से लड़िए। मेरे फौज को, मेरे जनरल नरवाने को इस पॉलिटिक्स में क्यों डाल रहे हो?
हु द हेल अलाउड यू दिस? अगर एक स्पीकर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर थैंक्स गिविंग हो रही है, ये जो डिबेट चल रही थी ना, दिस वाज प्रेसिडेंट एड्रेस की थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग में जनरल नरवाने की किताब का रेफरेंस कैसे आना चाहिए? और लॉजिक बताइए। चलिए, बिल्कुल मैं कोई साइड नहीं ले रहा। नहीं आना चाहिए, लेकिन हालांकि जब मुद्दा उठा है तो आप एक बार अलग से, आपको एज अ हमें भी पता है आजकल पार्लियामेंट में कैसे काम किया जाता है। एमपी जो है अपनी दरखास्त डालता है, वो डालता है कि मुझे इस टॉपिक पर बोलना है, उस टॉपिक को उसके कंसर्न मिनिस्टर को दिया जाता है, जो उसके जवाब तैयार करता है। आपको एक समय निर्धारित होता है कि आप 3 मिनट बोलेंगे, 7 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे, उस टॉपिक पर आप बोलिए। ये प्रेसिडेंट वाले में कैसे आप बोले हैं? ये मेरा सवाल है, क्योंकि सवालों का बात चल रही है अब। तो अगर सवाल यही है कि उनको नहीं बोलने दिया जाता, इतना कुछ तो बोल गए जो मैंने सुन लिया। 4 टैंक भी बोल लिए, किताब की भी बात कर ली, जनरल नरवाने की भी बात कर ली, आर्टिकल की भी बात कर ली। उन्होंने आर्टिकल छोड़ के बोला कि अब मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, ये भी मैंने सुन लिया। अगर वो अपने तरफ से भी बोल रहे हैं और उसके बाद नहीं बोलने दिया जा रहा, पार्लियामेंट के बाहर आकर बोल रहे हैं, उसके बाद भी नहीं बोलने दिया जा रहा, भाई साहब बोलोगे कब? पार्लियामेंट के बाहर भी तो बोले ना। ऐसा तो नहीं है कि उनको रोका गया किसी मीडिया। और एक बात बता दीजिए, ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए इंसल्ट है, इससे बड़ी आपको चोट नहीं मिल सकती। उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट के बाहर कि आप सारे मीडिया बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। बीजेपी का ये तरीका है पूछने का? आप एक लाइन में पूरी मीडिया को आपने वो कर दिया। मैं भी आज की तारीख में मीडिया का पर्सन हूं। इट इज़ अ इंसल्ट टू मी। मैंने कब बोला कि आज तक मैंने कभी कहीं किसी फोरम में ये नहीं बोला कि मोदी जिंदाबाद। मैंने हमेशा बोला हमें हमारी सरकार पर फर्क होना चाहिए। गलत है, सही है, डिसीजंस होंगे, गलत डिसीजंस भी होंगे। अगर एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आप उचित कार्रवाई कीजिए, उसके अलग अलग मतलब हैं। ये मेरे टाइम में, अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम जब जिस जगह पर होते थे और हम देखते थे कि चाइनीज़ आ रहे हैं, तो मेरी अपनी एटीट्यूड उस समय ये होती थी कि दौड़ कर जाओ और इनको डंडे मार के निकालो। ऐसा मेरा एटीट्यूड था, क्योंकि मैं कैप्टन था, खून गर्म था, जोश अलग था। आज की तारीख में अगर कोई बोलता है तो मैं ही बोलूँगा कि नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ मजबूती से बैठ जाएं। आप अपना वो झंडा निकालें जिसके ऊपर लिखा होता है यू आर क्रॉसिंग दी लाइन, प्लीज़ गो बैक। चाइनीज़ में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में। इमीडिएटली आप वो फ्लैग लगाइए, अपने 2 इंडियन फ्लैग लगाइए, उनको सामने दिखाइए और वहीं बैठे रहिए। आप उनकी तरफ नहीं जाना होता है। ये हमारा प्रोटोकॉल है। और ये प्रोटोकॉल उस पूरी लड़ाई के दौरान, क्या आप सोच ही नहीं सकते कि मैंने अपनी गन पीछे लगा रखी है, लेकिन मैं उन चाइनीज़ के साथ छाती से छाती लगाकर धक्का दे रहा हूँ, उस गन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? ये हमारा प्रोटोकॉल है। सिमिलरली एक लड़ाई का अगर प्रोटोकॉल है, आप आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, आप डेमोक्रेसी को अच्छे से जानते हो, 3, 4, 5 बार आप एमपी बन चुके हो, अगर आपको पार्लियामेंट के प्रोटोकॉल नहीं पता तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? लेकिन राहुल गांधी को हमने कई बार देखा गया, अभी पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उन्होंने एक सवाल रखा कि भारत सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को बताना पड़ेगा कितने हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो दुर्घटना हो गए हैं। तुम बताओ मिस्टर गांधी, तुम बताओ, आप भी तो मेरे लीडर हो ऑपोजिशन, तुम बताओ कितने गिरे? भाई आप अगर मेरे से पूछ रहे हो कितने गिरे, इसका मतलब आपके पास कोई खबर है? आपके पास खबर है तभी तो आप मेरे को पूछ रहे हो ना कितने गिरे। क्योंकि अगर मेरे गिरे होते तो मेरे तो डीजीएमओ ने बोल दिया होता। लेकिन वो हमेशा ये सोचते हैं ना कि इन मुद्दों को जो है छिपाया जाता है। कहीं मोदी जी की जो है एक तरीके से जो इमेज बनी हुई है उस पर प्रेशर आया हुआ है, उनका कहना ये भी होता है। वेरी गुड। अगर उन्हें लगता है छुपाया जाता है तो एक बात बता दूं, इंदिरा गांधी के टाइम में भी 85 चीज़ें छुपाई गई थी, नेहरू जी के टाइम में भी 10 चीज़ें छुपाई गई थी, राजीव गांधी के टाइम में भी IPKF में जब हम थे श्रीलंका वाले में 85 चीज़ें छुपाई जाती हैं जो ऑपरेशनल होती हैं। एक बात, दूसरी जो नेशनल इंटरेस्ट में होती है। ऐसा नहीं है कि ये एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं जानते। चलिए जी, छुपाई जाती है, नहीं छुपाई जाती, अटेंडेंस निकाल लो। डिफेंस कमेटी के वो मेंबर थे ना राहुल गांधी जी, अटेंडेंस निकाल लीजिए। उनको तो बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। अगर मैं आपको डिफेंस कमेटी का मेंबर बना दूं, आप उसे मिस करना चाहेंगी एक बार भी, या सिर्फ आप एक ही बार अटेंड करेंगी? अगर आप इतने बड़े मेरे देशभक्त हैं, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा,
मैं आपके साथ इवेलुएट कर रहा हूँ। मैं आई वुड लव टू रिस्पेक्ट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बट नॉट लाइक दिस। अगर आपको पता करना है एक सेकंड के लिए, आप पर्सनली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये पता करना चाहते हैं कितने जहाज गिरे, आपको मीडिया में पूछने की क्या जरूरत है? जाइए, नॉक द डोर, गेट इनसाइड, आस्क द प्राइम मिनिस्टर, सर आई एम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मेरी खबर कहती है 2 जहाज गिरे हैं, बताइए सर ये सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या है? हमने ऑपरेशन सिंदूर का देश विदेश तक मैसेज दे दिया है, अपने ही देश में लोग सबूत मांग रहे हैं, अब उनको क्या मैसेज दें, उनको क्या सबूत दें? कि राहुल गांधी बोलेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है? कितने जो हमारे एयरक्राफ्ट है वो दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त कुछ हुए कि नहीं हुए? बालाकोट में इन्होंने ही कहा था ना कि कितने मरे, कितने मरे, तब चीफ ने क्या बोला था? एयर चीफ ने, हम बॉडी गिनते नहीं हैं, हम सिर्फ टारगेट डिस्ट्रॉय करते हैं। बाय द वे, अगेन इट इज ऑन रिकॉर्ड, DGMO एयर जो भारती साहब ने क्या कहा था जब उनसे ये सवाल TV9 के, वो मेरा दोस्त ही है, उसने सवाल ये पूछा था कि सर ऐसा सुना जा रहा है कि हमारी तरफ भी कुछ नुकसान हुआ है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बड़ा मैच्योर, सही और सटीक जवाब, व्हेन देयर विल बी ऑपरेशंस, लॉसेस विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेशन। ये रिकॉर्ड पर है। बट वाइल डूइंग द ऑपरेशंस वी डोंट लुक एट व्हाट आर द लॉसेस। पता है क्यों? इसका रीजन देखिए, मैं चाइना की तरफ मुंह करके बैठा हूं, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बैठा हूं, मैं गोली चला रहा हूं, लड़ाई चल रही है एक तरीके की, मेरे पड़ोस वाले आदमी को गोली लग जाती है, आपको क्या लग रहा है मैं गोली चलानी छोड़ के अब इसके साथ बैठूं? आप बताओ, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, losses will be part of it, where is a doubt? I don't, and by the way, एक बात बताइए, एक जहाज कहीं से भी उड़ेगा, कितनी भी सीक्रेसी रख लीजिएगा, उस बेस को तो पता है हमारा जहाज गया था, और जब वो वापस नहीं आएगा उस बेस को ये जरूर पता होगा कि हमारा जहाज नहीं आया। है हमारे यहाँ इतनी सीक्रेसी इजराइल वाली कि हम इसको सीक्रेट रख लेंगे? चलिए छोड़ दीजिए, जहां गिरा होगा, पाकिस्तान में जैसा हुआ, पाकिस्तान में 99.9% कवरेज सोशल मीडिया से ली गई है, वीडियोस बना बना के कि देखो जी मरकज़ के ऊपर ये गिर गया, वहाँ ये गिर गया, वहाँ वो गिर गया। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, हमने दसियों ऐसी फोटोग्राफ सैटेलाइट से दी, और वो मेरी सैटेलाइट ने नहीं दी, US की सैटेलाइट ने, कि फोटोग्राफ दिए कि हाँ जी आपके नूर खान बेस में ये खड्डा हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं पर और रडार स्टेशन टूटा है या नहीं, हैंगर गिरा है या नहीं, ये तो मानते हैं आप? सैटेलाइट, पाकिस्तान के पास भी तो सैटेलाइट है, चाइनीज़ वाली, चाइनीज़ नहीं तो उनको बताया सब कुछ, वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? आप एक बात बताओ, आपको ये शक क्यों होना चाहिए, आपको ये शक क्यों होना चाहिए कि बालाकोट में 4 पेड़ और 2 कौवे गिरे थे? यही स्टेटमेंट थी उस समय की। आपको इसके ऊपर क्यों भरोसा होना चाहिए? पहले तो मुझे ये बताइए, आपको उस सैटेलाइट पर क्यों नहीं, फोटोग्राफ पर भरोसा होना चाहिए कि वो ऊपर से छेद दिखा रहे हैं? अच्छा चलिए इस बार वाला ले लीजिए, जो वो क्या नाम है, मसूद क्यों रो रहा था कि मेरे 14 घर वाले मरकज़ में मर गए? मरकज़ पे तो अटैक ही नहीं हुआ आपके हिसाब से, 4 कौवे मरे होंगे, 2 पेड़ गिरे होंगे। विश्वास, मानता हूं पॉलिटिकली चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आर्मी में नहीं होते। डिफेंस फोर्सेस आर वेरी क्लियर हेडेड, जो हमें बोलना है हम ज़रूर बोलेंगे। और बाय द वे, ये अगेन मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आई वुड हैव नॉट लॉस्ट समबडी इन माई टाइम, आई डिड लूज, बट वी डोंट टेक केयर एट दैट टाइम कि वो बंदा, इसके चक्कर में 10 आदमी थोड़ी ना लगाऊंगा, इसको एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ। जब आपका एक साथी मरता है ना, that beta feeling is not good, it's a very bad feeling। एक इमोशन आता है और एक गुस्सा आता है, और उस गुस्से में आप कुछ भी गलत कर बैठते हैं, लेकिन यही उस अफसर की काबिलियत मानी जाती है कि वो कारगिल रेंज जहां पर कल तक ये पाकिस्तानी रेंजर्स हमें मार रहे थे, आज जब वो हमारे सामने मरे हुए पड़े थे, तो जब उनको उठाकर कंधा देना था या दफन करना था, तो ये मैं अपने आदमियों को कैसे कह लेता? क्या आपको लगता है हम इंसान नहीं हैं? मैं इसी तरह बात कर रहा हूँ अपने ऑपोजिशन पार्टी से, आपसे, सबसे। ढूंढिए,
फैक्ट्स एंड फिगर ढूंढना आपका काम है। मुझे तो एक बात बताइए ना, आज तक पाकिस्तान क्यों नहीं डिसाइड कर पाया कि कितने जहाज गिरे? हमारे तो एयर चीफ ने ये भी बता दिया कि कितने गिरे पाकिस्तान के, कौन सा रडार स्टेशन गिरा, कौन सी जगह पर वो छेद हुआ एयरफील्ड के अंदर। इतना बड़ा छेद ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आप कर लेंगे। अब ये जब सारी बातें, भाई वो क्यों नहीं बता रहा? अगर उसको लगता है तो उसका साथी चाइना क्यों नहीं उसको दे देता ये सैटेलाइट फोटोग्राफ? अरे होंगे तब तो दोगे, मेरे जहाज गिरेंगे तभी तो दोगे। और मैं तो एक सेकंड के लिए एक्सट्रीम जाता हूं, 2 जहाज गिरे, अब आप बताइए करना क्या है? अपनी तनख्वाह में से उसके टायर खरीद के दोगे? व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन मिस्टर गांधी? व्हाट इज गोइंग टू बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डिफेंस? कि चलिए जी मैं जज्बा रखता हूं कि ये 2 जहाज की रिप्लेसमेंट कांग्रेस पार्टी करेगी या XYZ पार्टी करेगी। सवाल पूछना का मतलब होना चाहिए, और वो मतलब एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए। ये एक झूठ फैला रहे हैं कि जी हम मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं लोगों को कि हमारी तरफ क्या लॉस हुआ। मुझे ये बताइए आप वो लॉस लेके करोगे क्या? लेकिन उनके सपोर्ट में उनकी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव या फिर और भी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो सब हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि चीन का जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा पर अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो सभी को सोचना चाहिए। सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे अखिलेश यादव की इस बात को लेकर? मैं सपोर्ट में हूँ मिस्टर राहुल गांधी, मैं आई फुली सपोर्ट यू नेशनल। मैं अखिलेश यादव पर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल मत चिंता करिए। मैं कहता हूँ कि मिस्टर गांधी, आप देश की सुरक्षा के लिए कोई भी अच्छा सवाल पूछते हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपको बिल्कुल 100% पूछना चाहिए, लेकिन उसको पार्लियामेंट के तरीके से पूछिए, मेरे तरीके से मत पूछिए। मैं तो यहाँ बैठकर माँ बहन भाई गाली दे दूंगा, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ डेकोरम। आई टोल्ड यू, ऐसा मुझे लगा कि अगर प्रेसिडेंशियल एड्रेस का थैंक यू चल रहा है, उसके बीच में जनरल नरवाने बीच में नहीं आने चाहिए। बड़ी सीधी बात। अब आ गई अखिलेश की बात। अखिलेश बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर चीन का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो भाई साहब उसके लिए एक सेशन में करिए ना अलग से अर्जी। आपने अर्जी तो आज तक डाली नहीं मिस्टर अखिलेश यादव, अपने लिए ही अर्जी नहीं डाली आपने कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। आप क्यों नहीं डालते? मिस्टर गांधी क्यों नहीं डालते कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करना चाहता हूं? छोड़ दीजिए, मैं ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना चाहता हूं। क्यों नहीं डालते आप एप्लीकेशन? आपको हक है, आप डालिए। आप वहां पार्लियामेंट में सिवाय एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो? मैंने तो इसीलिए बोला आपको शुरुआत में भी, आप मुझे बताइए कि कैलाश रेंज में 4 टैंक आए थे या हजारों किलोमीटर, ऐसा बोला गया था अगर आपको याद हो, हजारों किलोमीटर एरिया चाइना ने ले लिया। कौन सा फीता लेकर आप गए थे नापने के लिए? मेरे को जरा बता दो, मुझे तो पता नहीं। चलिए छोड़ दीजिए, आप ही से पूछ लेता हूँ। DBO से लेके देवसांग तक की क्या दूरी है? फिंगर नंबर 8 से लेके फिंगर नंबर 3 की क्या दूरी है? मेरी तो चली हुई है, इसलिए मैं बता दूंगा। आप मुझे बताइए, आपको कैसे पता? आप बोले हजारों किलोमीटर चले गए, 4 टैंक। मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है 4 टैंक। इट इज मोर। चाइना विल बी डूइंग अ सुसाइड अगर वहां टैंक आए होंगे। और अगर वो पुराने वाली फोटोग्राफ्स आप ढूंढिए, निकाल लीजिए, आपको दिख जाएंगी। देयर वर मच मोर डिप्लॉयमेंट, देयर वाज आर्टिलरी ऑल्सो, लेकिन दे केम फॉर अ सुसाइडल मिशन। और उन्हें दिख गया कि ये ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम वहां ऊपर बैठे हुए थे उनसे जल्दी जाकर, जबकि कोई नहीं बैठा करता था। बट हमारा जज्बा कुछ अलग था। हमारा एक तरह से सर्वाइवल का मामला था, उनका सिर्फ एग्रेशन का मामला था। हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम कर गई, हमारी विकास पलटन तेज चढ़ गई, हमारे घातक तेज चढ़ गए। उन्हें विड्रॉ ना केवल वहां से करना पड़ा, मैं बोल रहा हूँ पेंगैंगसो से भी करना पड़ा। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ। जैसे आज बहुत सारी बात होती है कि आज नया भारत है, घर में घुस के मारता है। जो भी हमारी तरफ देखने का काम करता है, आज नया भारत उसको घर में घुस के मारता है। ये एक नई बात है जो कि मोदी जी ने कही थी। इसके ऊपर कई मूवीज भी बन रही हैं। आप क्या देखते हैं, जब आपका समय था किस तरीके से आर्मी काम करती थी और आज किस तरीके से काम करने का तरीका बदल चुका है? नहीं, देयर इज अ डेफिनेट चेंज, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत हद तक नहीं, टोटल चेंज है एटीट्यूड में। अगर मैं, हालांकि मैं मोदी साहब के टाइम में उसमें नहीं था फौज में,
लेकिन देयर हैज़ बीन अ बिगर चेंज कि आज की तारीख में जो मेरी रेजिमेंट बताती है, उन्हें ये पूछने की या बताने की या सवाल जवाब करने की आदत नहीं है आजकल। अगर हम अखनूर से फायर करते हैं पाकिस्तान की तरफ, दे डोंट आस्क। अगर कहीं से कोई फायरिंग आई है, सीधा जवाब, विद इंटरेस्ट वापस करो, बाद में देखेंगे कौन क्या कह रहा है। तो पहले क्या प्रधानमंत्री को या फिर डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया जाता था? नहीं, आई डोंट थिंक, पहले भी ऐसा नहीं था। लेकिन एक पॉलिसी रही थी, एक पॉलिसी ये रही थी कि आप इसको एग्रीवेट ना करें, ना करें, ना करें। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, जैसे अगर मैं आपको चाइना का ही बताऊं, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इज़ अ इरिटेंट, एज फार एज आई एम कंसर्न चाइना इज़ आवर मेन एडवर्सरी। अगर हम बुमला में जो अरुणाचल वाला बुमला की बात कर रहा हूँ, यांगसे में पहले और अब में फ़र्क ये है कि अब हम देखते हैं कि अगर चाइनीज़ आ रहे हैं तो हम चाइनीज़ की तरफ चलना शुरू करते हैं। पहले फ़र्क ये होता था कि चाइनीज़ आ रहे हैं तो हम तैयारी कर रहे हैं कि कुछ करेंगे हम भी। तो आज तैयारी पहले से ही तैयार है। तो आजकल बंदे के अंदर जोश बड़ा तगड़ा है ना, बोले यार मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए ना, अगर आप पुराने और अब की बात कर रहे हैं, रिजांगला कुमाऊं रेजिमेंट चिशूल वाली बैटल की बात कर रहा हूँ, वो एक कंपनी लड़ती रही इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको ऑर्डर थे कि विड्रॉ करो। तो ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया विड्रॉ, उसने विड्रॉ नहीं किया, कर लो क्या करोगे। हमारे पास एक जनरल साहब हैं, वो कोर कमांडर या आर्मी कमांडर थे, उनको बोला गया वापस आ जाओ पाकिस्तान में जो हमारी फौज, उसको वापस लाओ। वो मैं नहीं ला रहा। उन्होंने वो जो बैटल लड़ी, इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ गेम चेंजर। आज की तारीख में एक अच्छी बात सिर्फ ये हो गई है कि अगर मैं एग्रेसिव हूँ तो ये एक्सेप्टेबल है। आज की तारीख में फौज एग्रेसिव काम कर रही है, बढ़कर काम कर रही है। हमारे पास कुछ पैसे कम हैं, ज़्यादा हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब मैं अपनी प्लाटून लोकेलिटी में गन पकड़कर बैठता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी रेजिमेंट को आज ये सोचना पड़ता है कि सर सामने से मुझे कुछ मूवमेंट दिख रही है। भाई साहब मूवमेंट दिख रही है, पहले गोली चला, बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आईबी के दूसरे साइड है। ही इज़ नॉट सपोज टू मेक एनी मूवमेंट। सरसर सरसर आवाज़ आ रही है कहीं खेतों के अंदर से या सरकंडे के बीच में से। अब आप क्या वेट कर रहे हैं कि वो आएगा फिर मैं कुछ करूँगा? फायर करो यार, देखेंगे क्या है। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, आदमी है, टेररिस्ट है, उसकी किस्मत। यू आर नॉट सपोज टू बी देयर। चेंज एक ये अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। चेंजेस ये भी आए हैं कि आजकल बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि जैसे ही कहीं कुछ आवाज़ आए जहां हम नहीं देख सकते, आप अपना ड्रोन उड़ाइए, उससे देख लीजिए, ड्रोन से कंट्रोल करके फायर कर लीजिए कि आपको जहां फायर करना है। ये सारी चीज़ें आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट ये भी दूंगा कि गवर्नमेंट्स का काम रोज़ाना मेरी ट्रिगर को रोकने का नहीं होता। दे गिव आउट अ पॉलिसी। अगर हम देखें ये सारा का सारा अगर लड़ाई, अगर आप ले के जो कोर कमांडर थे उस समय के, आई थिंक इट वाज जनरल नवनीत, ही वाज द कोर कमांडर एट दैट टाइम, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ये कन्फ्लिक्ट हमारे और चाइना के बीच में हुआ है, इसका टोटल ब्लेम पॉलिटिकल सेटअप को जाता है। क्योंकि पॉलिटिकली आप मुझे एज अ आर्मी मैसेज दे रहे थे कि वी आर होइंग अ गुड बॉनहोमी, हम लोग बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट बॉटम लाइन जो निकल कर आ रही है कि वो कुछ और कर रहा था। निकल कर तो यही आया कि वो आगे आ गया। ठीक है, जैसे अभी लास्ट सवाल है मेरा, जैसे राहुल गांधी संसद से बाहर निकले, संसद परिसर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कई एलिगेशंस लगाए, जिसमें से पहला उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ अमेरिका ने हमारे ऊपर, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाते थे, उसके बाद अभी उसने टैरिफ हटा दिया है, 18% कर दिया है, जहाँ 50 था अब 18 हो गया है। तो एक तरीके से राहुल गांधी का ये कहना है कि भयंकर प्रेशर में है मोदी सरकार। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में है तो इसका मतलब है मेरी सरकार प्रेशर में है। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर और सरकार प्रेशर में है तो मेरा देश प्रेशर में है। और अगर मेरा देश, प्रधानमंत्री और सरकार प्रेशर में है तो मेरी आर्मी भी प्रेशर में है। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं। और अगर
इस प्रेशर का ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब है इस प्रेशर में, तो भगवान करे ये प्रेशर रहे, क्योंकि जब इतना प्रेशर है घबराने का तब हम ऑपरेशन सिंदूर कर पाते हैं। 314 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमारी मिसाइल जाकर उस कंट्री में मारेगी, जो आप बोल रहे हैं घर के अंदर। इससे 314 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जिस मिसाइल ने उस प्लेन को गिराया है वो 314 किलोमीटर दूर था। अगर ये मेरा प्रेशर है और ये मेरी घबराहट है और इसी वजह से मैं डरा हुआ हूं, तो मैं तो चाहूंगा रोजाना ये प्रेशर मेरे पर रहे, मैं 300 के बजाय 400 पे मारूंगा अगले बार। लेकिन अगर देखा जाए तो हम अभी तक जो क्रूड ऑयल है रशिया से खरीद रहे थे, तो अब हमें अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि 4 महीने तक जहां हमारा ये रुका हुआ था, जो डील थी, ट्रेड डील, ये रुकी हुई थी, लेकिन अचानक से मोदी जी पे प्रेशर पड़ गया तो इन्होंने अब फिर से जो है अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया। फैक्चुअली चीज़ों को इवेलुएट करिए। आप और हमसे अच्छे मीडिया में कोई रिसर्च वर्क कर ही नहीं सकता जो आप और मैं कर सकते हैं। ढूंढिए, जो पिछला ट्रेड डेलीगेशन यूएस का आया था नवंबर एंड की तरफ, जब बात चल रही थी कि दिसंबर में शायद डिक्लेरेशन हो सकता है, उसकी स्टेटमेंट पढ़िए। मेरी मत पढ़िए, उसकी पढ़िए, इंडिया की मत पढ़िए। जो यूएस ट्रेड डेलीगेशन का रिप्रेजेंटेटिव था वो बोल कर गया था और बोल रहा था उस समय इंडिया में, दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय इंडिया। सो अगर नवंबर का डील का प्रेशर हम पर अब आ रहा है, तो ये प्रेशर मेरे ऊपर है या ट्रंप के ऊपर है? ट्रंप तो 500% की तैयारी कर रहे थे। आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ पता ही है कि उन्होंने कहा था कि वी विल बी इंक्रीजिंग द टैरिफ टू 500, जैसा उन्होंने चाइना के साथ किया हुआ था। तो प्रेशर मेरे ऊपर कैसे हो गया? मेरे ऊपर प्रेशर एक ही था, मेरे कंट्री के ऊपर प्रेशर एक ही था कि जो स्टैंड हमने लिया है वो हम उससे हटेंगे नहीं। हमने ये कभी स्टैंड नहीं लिया, बाय द वे ये ऑफिशियली है, कि हम रशिया से ही ऑयल लेंगे, ये हमारा कभी नहीं था। हमने हमेशा कहा मार्केट में जहां ऑयल हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। आप वेनेजुला का ऑयल सस्ता दे दीजिए, $60 पर बैरल का, कल सवेरे आप मेरे से ले लीजिए। अब आती है बात टैरिफ्स की। ये अगेन मैंने नहीं कहा है, उर्सुला मैडम आई थी यूरोपियन यूनियन की, मदर ऑफ ऑल डील्स कर कर गई हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड डील्स इज द एरा ऑफ डे, द टैरिफ थ्रेट इज नॉट द करेक्ट वे। क्यों? क्योंकि उनको भी यूएस ने टैरिफ का थ्रेट दिया हुआ है, यूरोपियन यूनियन को। मोटे तौर पर अगर आप देखें, आप और मैं आपस में बात कर कर चीज़ों को सॉल्व कर लें, वर्सेस मैं बोलूं मैं थप्पड़ मार दूंगा, आप बोले मैं भी मार दूंगी, मैं भी बोलूं मैं मार दूंगा, आप भी बोले मैं मार, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि थप्पड़ ना आप खाओगी ना मैं खाऊंगा। टैरिफ का थप्पड़ यूएस ने हमारे ऊपर मारा था। अब ये उनकी बदकिस्मती है या मेरी टांगों की मजबूती है कि मेरी इकॉनमी उसे सह गई। मेरे यहाँ तो टीवी 3,000 रुपये सस्ता हो गया, मोटरसाइकिल एनफील्ड 28,000 रुपये सस्ती हो गई टैरिफ के बाद, जबकि बोला तो ये जा रहा था कि हाँ मारामारी मच जाएगी। मैं मानता हूँ कुछ जगहों पर कंस्ट्रेंट्स हैं और होंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं एकदम बकल डाउन हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, गिड़गिड़ाने लगूंगा, भीख मांगने लगूंगा। मेरे में और शहबाज शरीफ में यही फर्क है कि शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है कि अब हमें लोन नहीं चाहिए, हमें अब एड चाहिए। एड इज अ गुड रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज टू कॉल भीख, कि भाई हमें वापस ना करना पड़े, क्योंकि हमारी वापसी वाली जो कैपेसिटी है वो है ही नहीं। लेकिन मेरे केस में मैं बड़े शान से कहता हूँ कि भाई साहब, मैं आपसे अगर लोन भी लूँगा ना तो आपकी आंख से आंख मिला कर लूँगा। मैं आपसे लोन आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं लूँगा। आप कल बोल दें जी 2 के बजाय 3%, नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, मैं लूँगा तो 1.5 पे ही लूँगा। इसलिए देर होती है। यस, अच्छा फिर एक बात बताइए, ये तो ट्रंप ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इंडिया हैज़ टू प्लीज मी। हमने तो नहीं कहा, कॉल नहीं करी, कॉल नहीं उठाई। भाई साहब इस बार तेरी कॉल क्यों आई? ईगो हैसल नहीं है ये, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ ईगो हैसल। अहंकार नहीं है हमें या है मुझे कि जी उसने हमें कॉल किया। कॉल किसी ने भी किया, कॉल अगर मैंने करा होता तब तो फिर आप बोल देते पैरों में लौट गए, ये तो फिर आप ही कहती कि ये तो पैरों में लौट गए। भाई हमने आपके ट्रेड डेलीगेशन से बात करी है,
उसने ठीक पाया है, अब उसका काम है जाके अपने यहाँ। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका में प्रेशर नहीं रहा होगा कि उसे ये करना पड़ा? वो तो 500% की तैयारी कर रहा था भाई। और बाय द वे, एक जगह दिखा दीजिए जहां हमने ये कहा है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, हमने कम कर दिया है, कटौती कर दी, ये हमारी चॉइस है। अब हमें दिख रहा है वेनेजुएला में हमारा इंटरेस्ट है, वहां पर हमारा बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है जो कि ब्लॉक हो रखा है। हम तो चाहेंगे कि वहां से मिले, वहाँ की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें हम अपनी रिफाइनरीज काम में लगवाएं, हम बिल्कुल चाहेंगे। हम ईरान के साथ भी चाहेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है चौथे स्तर पर पहुंच गई है वर्ल्ड वाइड में, तो कितना चेंज देखते हैं आप 14 के बाद से? कितना चेंज हुआ है भारत में? स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो हैज़ इंक्रीज्ड। हमारे बीच में बड़ा तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता चला जा रहा है। हमारे अपने लोग अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट में आते चले जा रहे हैं, हर चीज़ पर सवाल जवाब करते चले जा रहे हैं, इवन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर भी हम सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि सब चीज़ों के बावजूद हम सब इस बात पे दिल से मिले हुए हैं कि देश की प्रोग्रेस हमारे लिए सुप्रीम है। अगर हमें डेवलप्ड कंट्री हम बने या ना बने, ना आपको फ़र्क पड़ेगा ना मुझे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, हमारी इनकम्स बढ़े, हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़े और पूरी दुनिया हमें नोटिस करे, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं। हम दुनिया की एक इमर्जिंग इकॉनमी है चाइना की तरह, जो कि इस समय हमारे मुकाबले में उस स्पीड से, उस इंटेंसिटी से, उस जज्बे से ऊपर नहीं उठ रही जो हमारी इस समय उठ रही है। आई थिंक वी आर वेरी लकी। आप और मैं, इस जनरेशन ये देख पाएगी कि 2047 तक पहुंचते पहुंचते हम कहां से कहां पहुंचे, और वो पहुंचना हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, अहंकार की बात नहीं।